हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। फाइनेंस बिल 2022। हाँ जी, फाइनेंस बिल 2022 हमारे सामने आ चुका है। अभी कुछ समय पहले ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने फाइनेंस बिल 2022 जो है वो पार्लियामेंट में प्रपोज किया है। हाँ जी, तो फाइनेंस बिल 2022 में कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो हमारे पास आए हैं, तो आज मैं उन्हीं के बारे में जो है डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं रिलेवेंट टू द टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। हाँ जी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जैसे बिटकॉइन या फिर कोई सा भी कॉइन या करेंसी जो वर्चुअली या डिजिटली ट्रेड हो रही है, जैसे कि NFTs मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं, लोग उनको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और वहाँ पे इनकम जो है लोगों की जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये सारी एसेट्स जो हैं वो किस तरीके से टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पे फाइनेंस बिल 2022 में, हाँ जी, फाइनेंस बिल 2022 में हमारे पास जो है कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है वो न्यूली इंसर्टेड आए हैं। वो सेक्शंस हमें ये बताते हैं कि साहब वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है और उनकी टैक्सेशन कैसे होगी। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे फाइनेंस बिल 2022 में हमारे पास आई है कि अब TDS जो है, हाँ जी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है वो भी एप्लीकेबल हुआ है एट द टाइम ऑफ बाइंग और एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट फॉर परचेज ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। हाँ जी, सो this part of the budget will, I would say, a revolutionary budget in the context of taxation of virtual digital assets. Importantly, assets like NFTs, non-fungible tokens, and assets like or currency like Bitcoin or any other coin which is traded digitally. तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 47A की। हाँ जी, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन की बात करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, उसमें एक नया क्लॉज, हाँ जी, उसमें एक नया क्लॉज 47A जो है वो इंसर्ट किया गया है। डेफिनेशन की बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज 47A। वो हमें बताता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। व्हाट आर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स? वर्चुअल डिजिटल एसेट मीन्स, डेफिनेशन जो है वो मीन से स्टार्ट होती है, मतलब कि इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। Virtual digital assets means any information or code or number or token not being Indian currency or foreign currency। हाँ जी, इंडियन करेंसी जो फेमा एक्ट में डिफाइंड है, फॉरेन करेंसी जो फेमा एक्ट में डिफाइंड है, वो यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, जो किसी भी क्रिप्टोग्राफिक मीन से, जैसे डेटा माइनिंग या कोई भी माइनिंग के तरीके से वर्चुअली डिजिटली जनरेट की गई है, or otherwise by whatever name called providing a digital representation of value exchange with or without consideration with the promise or representation of having some inherent value or function as a store of value or a unit of account, including its use in any financial transaction or investment but not limited to investment schemes and can be transferred, stored or traded electronically। मतलब कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो लगभग जितनी भी एसेट्स डिजिटली वर्चुअली जिसमें एक इनहेरेंट वैल्यू है, जो किसी टोकन में, किसी फॉर्म में, किसी यूनिट में जो है स्टोर की जा सकती है, इन्वेस्ट की जा सकती है, या जिसके पास कैपेबिलिटी है फाइनेंशियली इंटरचेंज होने की, जो कि आप इंटरचेंज कर सकते हो फॉर एनी कंसिडरेशन, फॉर एनी वैल्यू ऑफ मनी, वो सारी एसेट्स क्या हैं? वो सारी एसेट्स वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में आती है, एक्सेप्ट इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी। हाँ जी, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी क्या कहता है? अ नॉन फंजिबल टोकन मतलब NFT और एनी अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, इसको भी अब वर्चुअल डिजिटल एसेट की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। हाँ जी, टैक्सेशन क्या होगी वो आगे बात करेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं जो फाइनेंस बिल 2022 हमें बताता है। पार्ट सी क्या कहता है? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या होगी? एनी अदर डिजिटल एसेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई, मतलब कि आने वाली, क्योंकि ये डिजिटल युग है, डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो आया है। तो आज बिटकॉइन, कल कौन सा कॉइन, फिर परसों कौन सा कॉइन, ऐसे तरीके के नए नए नाम आते हैं कॉइन के रोज़। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि साहब जो वर्चुअल डिजिटल एसेट है वो होगी जो जिसके लिए हम नोटिफिकेशन इशू करके उसको स्पेसिफाई कर देंगे, दैट एसेट विल ऑल्सो बिकम अ वर्चुअल डिजिटल एसेट, provided that the central government may by notification the official gazette exclude any digital asset from the definition of virtual digital asset subject to such condition will be specified therein।
गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि साहब हम कोई भी करेंसी वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में से निकाल भी सकते हैं एक नोटिफिकेशन इशू करके, बट उसमें हम कारण बताएंगे उसको कि क्यों निकाल रहे हैं। हाँ जी, एक्सप्लेनेशन नॉन फंजिबल टोकन क्या है, नॉन फंजिबल टोकन क्या है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करके आपको बता देगी बहुत जल्दी कि नॉन फंजिबल टोकन्स जो हैं वो क्या होने वाले हैं। हाँ जी, पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, द एक्सप्रेशन करेंसी, फॉरेन करेंसी एंड इंडियन करेंसी शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड देयर टू इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब कि इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी और करेंसी जो भी है वो जो एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा एक्ट में जो डिफाइंड है, हम वही डेफिनेशन मानेंगे। और यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में इन करेंसीज को बाहर रखा गया है। इन करेंसीज को हम वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ जी, तो सेक्शन 2 क्लॉज 47A, अ न्यूली इंसर्टेड सेक्शन विच इज प्रपोज्ड इन फाइनेंस बिल 2022, हमें ये बताता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वो हैं जैसे बिटकॉइन और कोई सा भी कॉइन जो ऑनलाइन ट्रेड हो रहा है, जिसके पास एक इनहेरेंट वैल्यू है, जो माइनिंग करके या किसी और तरीके से जो है वो जनरेट किया जाता है, जो ट्रेड हो सकता है, जिसमें एक वैल्यू इन्वॉल्व है, जो कि एक टोकन के फॉर्म में हो सकता है, एक यूनिट के फॉर्म में हो सकता है। हाँ जी, और नॉन फंजिबल एसेट्स, नॉन फंजिबल टोकन्स जो है NFTs, उसको भी वर्चुअल डिजिटल एसेट की डेफिनेशन में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। बहुत बढ़िया क्लैरिटी हम सबको दी गई है फॉर टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन फाइनेंस बिल 2022। हाँ जी, तो अब बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन कैसे होगी, जिस पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था। अभी तक जब पोजीशन क्लियर नहीं थी तो बहुत सारे लोग जो ट्रेड करते थे वो उसको PGBP की तरह ट्रीट कर लेते थे। बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करते थे वो उसको एज अ कैपिटल ऐसे ट्रीट करके लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बता देते थे। लोग बहुत सारे स्पेकुलेशन करते थे तो वो स्पेकुलेटिव इनकम डिक्लेयर कर देते थे। अब ये सब चीज़ें जो है सेटल हो चुकी हैं, हमारे पास बहुत अच्छी क्लैरिटी जो है वो आ चुकी है। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है फाइनेंस बिल 2022 में, विच इज़ सेक्शन 115 BBH। हाँ जी, सेक्शन 115 BBH ये आपको बताएगा कि कितनी रेट से टैक्स देना है और कैसे देना है किस चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हो और किस चीज़ का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो आइए देखते हैं सेक्शन 115 BBH जो बात करता है टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वो क्या कहता है, where the total income of an SSE includes any income from the transfer of any virtual digital asset। SSE की टोटल इनकम में एक ऐसी इनकम भी शामिल है जो जनरेट होती है वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से। तो इनकम टैक्स जो है वो शैल बी पेबल एट द एग्रीगेट ऑफ, पॉइंट नंबर A बात करता है वर्चुअल डिजिटल एसेट की टैक्सेशन की। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच वर्चुअल डिजिटल एसेट एट द रेट ऑफ 30%। हाँ जी, हाईएस्ट टैक्स रेट दैट इज 30% जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है सेक्शन 115 BBH में। आपको टैक्स देना है, आपने कोई भी इनकम एक्रू करी ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट तो उस पर टैक्स लगेगा 30%। हाँ जी, यस, 30% से आपको टैक्स देना है। और जो दूसरी इनकम है, दूसरी इनकम पे आप नॉर्मल तरीके से टैक्स दे सकते हैं, जिसके बारे में बात करता है पॉइंट B। The income tax which the assessee would have been payable had the total income been reduced by the income as mentioned in clause A। मतलब के वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से जो इनकम हुई है उसको रिड्यूस करके जो नॉर्मल इनकम टैक्स लगता है वो दे दीजिए आप, तो ये आपकी हो गई टोटल टैक्स लाइबिलिटी। पॉइंट A जो है वो स्पेसिफिकली बात करता है टैक्स रेट ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, कितना टैक्स देना है, 30%। और इंटरेस्टिंग बातें देखते हैं सेक्शन 115 BBH के बारे में। हाँ जी, एक झटका ज़रूर है उन लोगों को जो लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और बहुत बढ़िया रिटर्न कमाने की सोच रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा पार्ट इनकम का जो है वो टैक्स में जाने वाला है बाय दिस सेक्शन। हाँ जी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अभी और इंटरेस्टिंग बात है सेक्शन 115 BBH के बारे में हम देखेंगे दैट नो डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट अदर देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट जो है वो आप ले सकते हो गेन निकालने के लिए फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसके अलावा कोई और डिडक्शन का बेनिफिट हम आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। यस, और कोई अलाउंस का बेनिफिट भी नहीं देंगे, कोई सेट ऑफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑफ एनी लॉस
shall be allowed to the assessee under provisions of this act in computing the income referred to in clause A of subsection 1। हाँ जी, मतलब कि क्या कहता है ये सेक्शन के किसी भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं देंगे, किसी भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट नहीं देंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम कैलकुलेशन में। एक चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट। अगर आपने कोई बिटकॉइन खरीदा या कोई डिजिटल एसेट खरीदी या कोई NFT खरीदा, कितने में, मान लीजिए 50,000 रुपये में, तो ये सिर्फ 50,000 रुपये जो कॉस्ट है यही इसी का ही डिडक्शन आपको मिलेगा। कोई सेट ऑफ लॉसेस का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, कोई अलाउंस का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, नो सेट ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट कंप्यूटेड अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 1 शैल बी अलाउड अगेंस्ट इनकम कंप्यूटेड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। हाँ जी, अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफ़र पे कोई लॉस होता है तो वो लॉस जो है किसी और इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। यस, एंड सच लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। और आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट को बेचने में कोई लॉस इनकर किया तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले असेसमेंट ईयर्स में। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फ्लैट 30% टैक्स जो है वो लगा दिया गया है ऑन द गेन्स अर्नड ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। ये कहता है सेक्शन 115 BBH। हाँ जी, अब एक नया पार्ट है इसी चीज़ का, दैट इज टैक्सेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में जो है वो TDS के प्रोविज़न। हाँ जी, TDS के प्रोविज़न भी जो है वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, प्रपोज किए गए हैं फाइनेंस बिल 2022 में। TDS लाने की इंटेंशन ये है ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट के, ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं वर्चुअली डिजिटल एसेट्स की, बिटकॉइंस की और दूसरे कॉइन्स की, NFTs की, एक तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। दूसरी चीज़ जो है इनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है, तो अब TDS एप्लीकेबल हो जाएगा तो यहाँ पे मैपिंग भी जो है वो पॉसिबल हो जाएगी ऑन ट्रांजैक्शंस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अगर कोई आप डिजिटल एसेट खरीदते हो, उसका पेमेंट करते हो, तो आपको TDS डिडक्ट करना आप कंपलसरी है। तो आइए देखते हैं TDS रिलेटेड प्रोविजन ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट। हाँ जी, TDS अब आ चुका है ऑन परचेज ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, दैट इज सेक्शन 194S, जो बात करता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। हाँ जी, सेक्शन इंसर्ट हुआ है नया और इफेक्टिव हो रहा है 1 जुलाई 2022 से। मतलब कि अभी कुछ महीने बाकी हैं सेक्शन को एप्लीकेबल होने में, बट फाइनेंस एक्ट 2022 में यही इसकी इफेक्टिव डेट जो है वो दी गई है। 1 जुलाई 2022 से जो है सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। देखते हैं किसको TDS डिडक्ट करना है। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट। यस, कोई भी पर्सन जो एक रेजिडेंट को पेमेंट करता है बाय वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदता हूँ या बिटकॉइन खरीदता हूँ, तो मुझे जब उसको पे करना है या फिर जब उसकी एंट्री मैं अपनी ड्यू करूँगा विच एवर इज अर्लियर के टाइम पे, मुझे जो TDS है वो डिडक्ट करना है। shall at the time of any such sum to the account of resident or at the time of payment of such sum by any mode whichever is earlier। TDS के मैक्सिमम प्रोविजन इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पेमेंट और क्रेडिट whichever is earlier, डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 1%। हाँ जी, कितना TDS है, 1% ऑफ सच सम एज इनकम टैक्स देयर ऑन। तो 1% TDS जो है वो डिडक्ट करना है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, अपने आप में सेक्शन में ही प्रोवाइजो डाल के उस केस को कवर अप कर लिया गया है कि साहब अगर मैं पेमेंट नॉन कैश फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में कर रहा हूँ, मैं मान लीजिए कोई और कॉइन दे रहा हूँ, उसके बदले में बिटकॉइन ले रहा हूँ, तो अब TDS कैसे कंप्लाई होगा इस केस में। इस केस में TDS कैसे कंप्लाई होगा वो भी जो है उन्होंने बता दिया है। होल इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वर्चुअल एसेट वेयर देयर इज नो पार्ट इन कैश, जहाँ पे मैं उसको कैश दे ही नहीं रहा हूँ तो मैं डिडक्ट कैसे करूँगा और TDS कैसे कंप्लाई करूँगा, ये भी जो है हमें सेक्शन 194S जो है वो बता देता है, जहाँ पे पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड है, बट द पार्ट इन कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द लाइबिलिटी ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ सच ट्रांसफर। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच कंसिडरेशन शैल बिफोर रिलीजिंग द कंसिडरेशन, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो तो भी, एंश्योर्स दैट टैक्स हैज़ बीन पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सच कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच डिजिटल एसेट।
तो जो इंसान कंसिडरेशन पे करेगा नॉन मॉनेटरी फॉर्म में और वो कैश नहीं दे रहा है, एटलीस्ट उतना कैश तो नहीं दे रहा है जिससे टीडीएस लायबिलिटी डिस्चार्ज की जाए, तो उसको कंसिडरेशन रिलीज़ करने से पहले, कंसिडरेशन छोड़ने से पहले उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो टीडीएस है वो प्रॉपरली पे हो गया है, जो टैक्स है वो प्रॉपरली पे हो गया है। बिफोर रिलीजिंग कंसिडरेशन वो ये चीज़ उसको इंश्योर करनी पड़ेगी। The provision of section 203A and 206AB shall not apply to a specified person. Specified person मैं आपको बताता हूँ specified person कौन है। Specified person वो person है जिसकी PGB जिसकी बिजनेस की रिसीट 1 करोड़ या उससे कम है और प्रोफेशन की रिसीट 50 लाख या उससे कम है, और जिसकी PGBP के हेड में कोई इनकम नहीं है। ये है स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन इस सेक्शन के लिए। बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF whose total sales, gross receipts और turnover from business carried on by him does not exceed 1 crore rupees in case of business or profession and 50 lakh rupees in case of profession. business के केस में 1 करोड़, profession के केस में 50 लाख during the previous year in which virtual digital asset is transferred, और वो इंडिविजुअल और HUF जिनकी बिजनेस एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, यह है स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 194S के लिए। अब ये अलग से स्पेसिफाइड पर्सन की कहानी कहाँ से आई है। सेक्शन 203A, 203A हमें क्या कहता है कि साहब आपको 10 नंबर लेना पड़ेगा टैक्स की, TDS TCS की कंप्लायंस के लिए। 203 ये कहता है अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन हैं तो आपको टैन लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई तो स्पेशल फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा जिससे पैन से ही काम चल जाएगा, टैन लेने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 206AB क्या कहता है। 206AB बात करता है कि साहब आपका TDS जो है वो डबल रेट से डिडक्ट होगा या फिर 5% विच एवर इज़ हायर से डिडक्ट होगा। इस सेक्शन के लिए 5% रिलेवेंट है क्योंकि इस सेक्शन में जो टैक्स रेट है वो 1% प्रिस्क्राइब है, तो 1% का डबल जो है वो 2% होता है, और 5% विच एवर इज़ हायर हम लेते हैं 206AB में। तो यहाँ पे 5% जो है वो एप्लीकेबल है हमारे लिए। 206AB ये कहता है कि अगर पिछले 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं हुई और TDS इन ईच ऑफ दोज 2 प्रीवियस ईयर 50,000 से ज़्यादा है तो डबल रेट से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन 194S में जो है स्पेसिफाइड पर्सन को 203 और 206AB, 206AB और 203A से जो है एग्जेम्पशन दी गई है स्पेसिफाइड पर्सन्स के लिए। मतलब जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको 203A और 206AB जो है वो कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194S। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड इन अ केस वेयर। हाँ जी, अब जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको और बेनिफिट दिया गया है। यहाँ पे TDS करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ पे? वेयर द कंसिडरेशन इज पेबल बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन कौन? जिसकी बिजनेस की रिसीट 1 करोड़ से कम और प्रोफेशन की 50 लाख से कम, एंड द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 50,000 तक की अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट का पेमेंट हो रहा है तो TDS करने की जरूरत नहीं है। किसको? स्पेसिफाइड पर्सन को, राइट। और अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसकी लिमिट है 10,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि अगर अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, जैसे कि बिजनेस रिसीट 1 करोड़ से ज़्यादा या फिर प्रोफेशन की 50 लाख से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो लिमिट है वो है 10,000 रुपीज़। यहाँ पे लिमिट कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। Notwithstanding anything contained in this chapter, a transaction in respect of which tax has been deducted under subsection shall not be liable to deduct tax under any other provisions of this act। हाँ जी, अभी अगर सेक्शन 194S में आपने TDS की कंप्लायंस कर दी है तो और किसी सेक्शन में आपको TDS कंप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने जब बिटकॉइन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मैं 194C भी कंप्लाई करूँगा। नो, इन दिस केस 194C इज़ नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने 194S कंप्लाई कर दिया है तो 194C कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो कहता है सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 194S। तो यहाँ पे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में हमने डेफिनेशन देख ली, उस पर क्लैरिटी आ चुकी है। टैक्स रेट पे क्लैरिटी आ चुकी है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं लगेगा, फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगेगी। लॉस होगा तो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकते किसी और इनकम के साथ। हाँ जी, और यहाँ पे TDS जो है आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट खरीदते वक्त
डिडक्ट करना है, ये भी हमने फिनेंस बिल 2022 में जो प्रपोजल्स आए हैं आज ही वो देख लिए हैं। तो अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो अपने इवैल्यूएशन प्रपोजल्स में इन कंप्लायंसेस को, इन टैक्सेशन एस्पेक्ट्स को ज़रूर इंक्लूड करें और एक प्रोफेशनल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी टैक्स प्लानिंग के लिए। हाँ जी, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हमारे फाइनेंस बिल 2022 में, जो आज ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने हमें प्रपोजल की तरह दिए हैं। अभी कुछ ही दिनों में ये फाइनेंस बिल जो है वो अपने ड्यू प्रोसीजर के साथ फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये इस देश का एक कानून, इस देश का एक एक्ट बन जाएगा जो हम सबको फॉलो करना ज़रूरी है। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही बजट से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ बिटकॉइन, NFT और एनी अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय।